Pikes at ready! Form phalanx! Bad place to die. Birds at speed! हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेयर स्टोरी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो वेपन सीरीज का थर्ड वीडियो है। और इसके अंदर हम एक ऐसे वेपन को देखेंगे, यानी एक ऐसे हथियार को देखेंगे जो बेसिकली एक आम सा हथियार था, लेकिन उसके अंदर एक छोटे से बदलाव ने उसे इस तरीके से बदल के रख दिया कि ना सिर्फ वो हथियार ने इतिहास बदल के रख दिया, बल्कि मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर जो बैटल लड़ने के तरीके थे उसको ही कम्प्लीटली चेंज करके रख दिया। तो इस हथियार को यानी इस वेपन को जानने के लिए हमें सबसे पहले इसके पीछे के बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्या वो वजह थी जिस वजह से इस वेपन को इनोवेट किया गया था। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए हमें कहीं ना कहीं इतिहास में ग्रीक स्टेट के अंदर जाना होगा और पूछना होगा 4th सेंचुरी के आसपास, यानी ईसा पूर्व 4th सेंचुरी के आसपास। तो बेसिकली उस वक्त क्या था कि जब हम ईसा पूर्व 4th सेंचुरी बीसी को हम देखते हैं तो वहाँ पे जो भी ग्रीक कॉलोनीज थी, यानी जितने भी ग्रीक लोग वहाँ पे रहते थे, वो बेसिकली अलग अलग स्टेट के हिसाब से डिवाइडेड थे, जिसके अंदर आप बोल सकते हैं कि जैसे स्पार्टा हो, एथेंस हो, मैसेडोनिया हो, थीब्स हो, इलिरियंस हो। तो अलग अलग स्टेट के हिसाब से पूरी ग्रीक जो कॉलोनी थी वो डिवाइडेड थी। सो वही उसी दौर के अंदर ये जितने भी एथेंस थे या स्पार्टन्स थे या जो भी एक्चुअली साउथ की तरफ जितने भी ग्रीक के जो सिटीज आते हैं, वो सारे अगर आप देखोगे तो वो अपने आप को एक्चुअल ग्रीक समझते थे, यानी वो एक्चुअल ग्रीक थे ही। तो ऐसा नहीं कि जो ऊपर थे वो ग्रीक नहीं थे, लेकिन वो कहते ना कि एक उन्हें एक ये था कि हम रियल एक कल्चरल ग्रीक है। जबकि थोड़ा नॉर्थ की तरफ आप जाओगे नीचे से, यानी साउथ से नीचे की तरफ आप साउथ से नॉर्थ की तरफ ऊपर की तरफ आप जाओगे तो वहाँ पे मैसेडोनिया करके एक स्टेट आता था। तो वो भी ग्रीक ही थे, लेकिन क्योंकि जो ओरिजिनल ग्रीक्स थे वो उन्हें उतना ग्रीक नहीं समझते थे, उन्हें कहीं ना कहीं वो बारबरियंस या अनसिविलाइज पीपल्स उन्हें वो मानते थे। तो ये जो वेपन है, यानी ये जिस हथियार का हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ये वेपन बेसिकली इनोवेट किया गया था उसी मैसेडोनिया के अंदर, कि जिसे प्रॉपरली ग्रीक समझा भी नहीं जा रहा था, ना ही उन लोगों को उतनी मान्यता थी या उतना सम्मान था उस दौर के अंदर। तो यही वजह थी कि जहाँ पे उनके ऊपर लगातार आसपास के स्टेट से अटैक होता था, उनका खुद का जो मैसेडोनिया था वो भी कहीं ना कहीं वीक था, वहाँ पे भी कई सारे सिविल वॉर होते रहते थे। और उसी दौर के अंदर, यानी उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर 382 बीसी के आसपास एक लड़के का जन्म होता है जिसे फिलिप टू के नाम से हम आज के वक्त में जानते हैं। और ये फिलिप टू ये बेसिकली मैसेडोनिया का एक प्रिंस था, यानी सबसे जो उस वक्त का जो राजा था उसका सबसे छोटा लड़का था। 3 भाई थे, उसमें से ये तीसरा सबसे छोटा लड़का था। क्योंकि उस दौर के अंदर मैसेडोनिया एक वीक स्टेट था, एक कमजोर स्टेट था, लगातार आसपास के जो स्टेट से उसके ऊपर अटैक करते थे, यहाँ तक कि वहाँ पे लगातार जो खुद का जो मैसेडोनिया स्टेट था वहाँ पे भी लगातार एक तरह का सिविल वॉर चलता रहता था। तो कहीं ना कहीं बचपन में ही जो फिलिप टू का जो बचपन था वो अपने देश में, यानी उनके अपने स्टेट में कम गुजरा, और साथ में आसपास के जो उनके जो ग्रीक स्टेट थे वहाँ पे वो ज़्यादातर रहा। कई बार वो वहाँ पे हॉस्टेज हुआ, तो कई बार उसे हेजोमनी के तौर पे भेजा गया था। तो जिस वजह से वो अपने खुद के स्टेट में ना रह के आसपास के जो सिविलाइज जो ग्रीक स्टेट थे, जिन्हें वो थोड़े बेटर मैसेडोनिया से बेहतर जो ग्रीक स्टेट थे, वहाँ पे वो अधिकतम रहा था, जिसका फायदा
फिलिप II को बहुत हुआ था। क्या था कि उस दौर के अंदर अगर आप मैसेडोनिया की बात करें तो मैसेडोनिया सबसे वीक स्टेट में से एक था। जितने भी ग्रीक स्टेट थे उसमें से सबसे वीक स्टेट में से अगर कोई स्टेट था तो वो था मैसेडोनिया था। सबसे टॉप पे स्पार्टन्स आते थे, फिर अथेनियंस आते थे और फिर थीब्स आते थे। तो अपने बचपन में सबसे पहले फिलिप II, फिर आगे कुछ सालों के लिए वो थीब्स में रहा था और यही वो 5 साल थे जहां पे वो थीब्स के अंदर एज अ हॉस्टेज बोल सकते हैं, हेजेमनी के तौर पे फिलिप II को भेजा गया था मैसेडोनिया की तरफ से। और यही वो 5 साल थे जहां पे वो पैमिनोंडस के अंदर अपने आप को एक शिक्षा, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि पैमिनोंडस के थ्रू उसने काफी हद तक सीखा था। ये वही पैमिनोंडस है जिसने बैटल ऑफ लुक्ट्रा के अंदर स्पार्टन्स को सेकेंड पेलोपोनेस वॉर के अंदर हराया। तो जब बैटल ऑफ लुक्ट्रा के अंदर यानी 317 BC के अंदर जब बैटल ऑफ लुक्ट्रा हुआ था तब तक स्पार्टा काफी स्ट्रांग था, लेकिन स्पार्टा को हराने के लिए थीब्स की तरफ से एक नया जनरल आया था जिसका नाम था पैमिनोंडस। उसने उसे हरा दिया था। उसके बाद स्पार्टन्स का जो एक इन्फ्लुएंस था ओवर द ग्रीक स्टेट वो कंप्लीटली खत्म हो चुका था और एक नई पावर उस वक्त उभर चुकी थी जो थी थीब्स। यानी थीब्स से बड़ी उस वक्त कोई स्ट्रांग पावर नहीं थी क्योंकि उन्होंने स्पार्टन्स को हरा दिया था। और उसके जो सबसे बेस्ट एक जनरल थे वो थे पैमिनोंडस और उन्हीं पैमिनोंडस के अंदर जो था फिलिप II शिक्षा ले रहा था, जहाँ पे उसने पॉलिटिकली चीज़ों को सीखा था, ऐतिहासिक तौर पे जो चीज़ें हुई थी उस वक्त की वो सारी चीज़ें सीखी थी, मिलिट्री इनोवेशन के बारे में सीखा था, डिसिप्लिन के बारे में सीखा था। और ओवरऑल उसका जो एक बचपन था यानी जो एक यंग एज होता है, टीन एज होता है, वहाँ पे काफ़ी हद तक ग्रूम हुआ था। जब बैटल ऑफ लुक्ट्रा भी उस वक्त हुआ था, उस वक्त का काफी फेमस बैटल था, तो उस बैटल की किस्से भी उसने काफी सुने थे और उसने देखा था कि किस प्रकार थीब्स ने उस वक्त के सबसे पावरफुल जो आर्मी थी यानी स्पार्टन आर्मी थी उसको हराया था। तो ये जब उसने देखा, उसको समझा, उससे उसने बड़े आसानी से एनालिसिस कर लिया क्योंकि वो एक स्मार्ट पर्सन था। तो उसने बहुत अच्छे से विश्लेषण करके ये बात जान ली कि आखिरकार थीब्स ने स्पार्टन्स को इसलिए हराया था क्योंकि वो लगातार बेहतर ट्रेनिंग करते रहते थे, काफी डिसिप्लिन थे और लगातार एक्शंस में इन्वॉल्व होते रहते थे। साथ में स्पार्टन्स को हराने के लिए उन्हीं की लेवल का एक ग्रुप थीबस के पास था जिसे स्केयर बैंड के नाम से जाना जाता था, जो कि उनका सबसे प्रोफेशनल और इलाइट यूनिट था। और यही वो यूनिट था जिसने बैटल ऑफ लुक्ट्रा के अंदर स्पार्टन के जो मेन यूनिट था उनको हराया था। उसके बाद बैटल उनके फेवर में, थीब्स के फेवर में जा चुकी थी। तो ये सब कुछ कंक्लूजन उसने वो 5 साल के अंदर कर लिया था। अब होता यह है कि 365 BC के अंदर वापस फिलिप II थीब्स से मैसेडोनिया चला जाता है और उसके अगले 5 या 6 साल में ही जो वहाँ के जो मैसेडोनिया के जो किंग थे वो एक बैटल के अंदर मारे जाते हैं। और जाहिर सी बात है उसके बाद मैसेडोनिया का कोई किंग बनता है तो वो फिलिप II बनता है। तो जब फिलिप II 359 BC के अंदर जब मैसेडोनिया का किंग बनता है तो उस वक्त मैसेडोनिया के पास बहुत से चैलेंजेस थे। एक चैलेंज ये था कि सबसे पहले तो वो वीक स्टेट था एज कम्पेयर टू अदर जितने भी आसपास के जो ग्रीक स्टेट थे उनके कंपेयर में काफी वीक हो चुका था क्योंकि लगातार अंदर ही सिविल वॉर चल रहा था, लगातार आसपास के जो स्टेट्स है उनसे साथ लड़ते रहते। तो क्योंकि लगातार आसपास हर जगह युद्ध ही वो देख रहे थे या फिर काफी हद तक इश्यूज उनके साथ चल रहे थे, तो जिससे मैसेडोनिया कभी एक स्ट्रॉन्ग स्टेट के तौर पर उभरा नहीं था। साथ में मैसेडोनियन जो लोग थे उनका भी विश्वास अपने स्टेट के प्रति या अपनी आर्मी के प्रति काफी कम था। तो ये सारी चैलेंजेस के साथ फिलिप II एज अ किंग बनता है। जब फिलिप II किंग बनता है तब तक उसने जितने भी आसपास के ग्रीक स्टेट में वो घुमा था या वहाँ पे जो रहा था उसने वहाँ के प्रोफेशनल आर्मी को देखा था, वहाँ के डिसिप्लिन तरीके से वो किस तरह से आर्मी को रेगुलेट करते थे वो देख लिया था। और जब वो वापस अपने स्टेट में आता है तो वो देखता है ये कंप्लीटली अलग है, यानी वो लोग हमसे इसलिए बेहतर है क्योंकि वो ज़्यादा ट्रेन है, ज़्यादा एक्शंस में ओरिएंटेड होते हैं। साथ में उनका जो एक यूनिट्स है, उनके जो इलाइट यूनिट्स है वो हमारे इलाइट यूनिट से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। उस वक्त तक क्या था कि मैसेडोनिया के अंदर जो लाइट इन्फेंट्री थी वो काफ़ी वीक थी एज कम्पेयर टू अदर ग्रीक स्टेट। तो फिलिप ने सबसे पहले उन्हें मॉडर्नाइज करना शुरुआत कर दिया। उन्होंने सबसे पहले फिलिप ने उन्हें एक अच्छे से बूट दे दिए थे जो कि घुटनों तक कवर कर रहे थे। साथ में उन्हें एक हेलमेट दिया था जो कि एक ब्रॉन्ज हेलमेट था और जो उनके कपड़े थे वो भी थोड़े से ढीले कर दिए थे
ताकि वो घुटनों तक आए, यानी एक सिंपल सा कुर्ता जिसे बोलते हैं ना, आपने अगर कई फिल्मों में भी देखा होगा, ग्रीक कुर्ता एक हुआ करता था जो काफी ढीला डाला हुआ करता था, या तो उसके स्लीव्स नहीं हुआ करते थे, या तो फिर स्लीव्स अगर है भी तो हाफ स्लीव्स हुआ करते थे, और वो काफी हद तक घुटनों तक उनको कवर करता था। तो इसके साथ नॉर्मली जो अदर प्रोफेशनल अगर आर्मीज को अगर आप देखोगे तो वो अधिकतम हेवी आर्मर को जाते हैं कि उनकी आर्मी ज्यादा हेवी आर्मर के साथ रहे। यहाँ पे फिलिप ने 2 ने थोड़ा सा अलग कर दिया था कि उसने हेवी आर्मर की जगह थोड़ा लाइट आर्मर रखा, यानी जो ऊपर का जो बॉडी का जो मेन पार्ट होता है वहां पे एक लाइट आर्मर उसने अपने प्रोफेशनल आर्मी को दिया, या फिर जो इनकी जो मेन आर्मी थी उनको दिया। और साथ में जो एक बड़ा सा एक शील्ड हुआ करता था, जिसे आप बोलते हैं ना शील्ड, जो प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, अगर कोई शॉर्ट से अटैक करते हैं या भाले से अटैक करते हैं तो शील्ड एक होता है, किसी भी ओल्ड आर्मी आपने देखी होगी तो उनके पास एक शील्ड हुआ करता था। तो वो जो बड़ा सा एक जो शील्ड हुआ करता था जो कि चेस्ट से निकल के आपके घुटनों तक आता था, उससे उसने काफी छोटा करके चेस्ट से लेके पेट तक जितना पार्ट हो सके वो कवर हो सके, इतना छोटा सा शील्ड उसने बना लिया, जिसे पेल्टा के नाम से जाना जाता है। अब उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस उसने अगर कुछ किया तो वो ये किया कि जो उनके पास भाले हुआ करते थे, अब क्या था उस वक्त के अंदर जितने भी ग्रीक स्टेट्स थे या जितने भी ग्रीक आर्मीज थे, उनका लड़ने का तरीका सबका एक जैसा हुआ करता था, बिकॉज ऑफ वो एक दूसरे के ऑलमोस्ट कल्चर से काफी मेल खाते थे। और साथ में आप बोल सकते हो कि वहां पे जो भी लड़ने के तरीके थे वो एक जैसे थे, यानी जिस तरह से हर आर्मी एक स्टेट की जो आर्मी लड़ेगी बिल्कुल सेम उसी पैटर्न में दूसरे स्टेट की भी आर्मी उनके साथ लड़ेगी। तो उनके पास जो नॉर्मल भाला हुआ करते थे जिनकी हाइट 6 फीट से लेके मैक्सिमम 8 या 10 फीट तक हुआ करती थी, यानी 2 से 3 मीटर के आसपास उनके भाले हुआ करते थे, जिसे डोरी के नाम से जाना जाता था। अब यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस जो है वो फिलिप 2 करता है, वो देखता है कि सारे ग्रीक स्टेट के जो भी आर्मीज है वो ऑलमोस्ट एक जैसे ही लड़ते हैं, एक जैसे ही उनका जो बैटल फॉर्मेशन होता है वो एक जैसा ही होता है, और लड़ने के वेपन्स भी सेम होते हैं। तो किस प्रकार इन्हें मतलब इन्हें आसानी से हराना है, तो क्या अपने पास ऐसा अलग होना चाहिए जो इनके पास नहीं है। तो ये उसने बड़े ही चतुरतापूर्वक आप कहिए कि उसने अपने वेपन के अंदर बदलाव किया कि जो एक आम सा भाला हुआ करता था जिसकी हाइट 6 फीट से 8 या 10 फीट हुआ करती थी, उस हाइट को उसने बढ़ाया। अब कितना बढ़ाया, उसने इतना बढ़ाया कि वो 8 फीट का भाला ऑलमोस्ट 6 फीट का जो भाला है वो ऑलमोस्ट आप बोल सकते 16 से 30 फीट लंबा हो गया। अब जब वो 16 से 30 फीट लंबा हुआ तो उसके बाद उसने उस बैटल के जो तरीके थे लड़ने के वो अब आने वाले वक्त के अंदर कंप्लीटली चेंज होने वाले थे। और ये जो लंबा सा भाला था, इसी भाले को हम एक नाम से जाना जाता है, वो है सारिसा। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक ही है सारिसा, यानी ये जो एक लंबा जो भाला था यही वो भाला था जिसने आने वाले वक्त के अंदर बैटल को और लड़ने के तरीकों को कंप्लीटली बदल के रख दिया था। और ये अगर किसी ने किया था सो सबसे पहले जिसने किया था इनका नाम है फिलिप 2, जो कि किंग थे मैसेडोनिया के। अब ये जो सारिसा है जो फिलिप ने बनाया था, अब इसे बनाने के लिए जब उसने उसको देखा था कि सारिसा को अगर आप देखोगे तो उसका वन एंड होता था वो जो कि एक शार्प आयरन टिप से बना हुआ था, यानी आयरन की एक नोक हुआ करती थी जो कि हर एक भाले के पास होती है, कि जैसे कि कोई भी भाला हो तो उसे एक नोकीली टोक तो उसकी होती है। तो साइंस सी बात है कि सारिसा के भी जो टोक थी यानी जो टिप था वो काफ़ी धारदार था, यानी एक आयरन से काफ़ी धारदार टिप से उसे बनाया गया था ताकि वो इजीली सामने वाले के आर्मर को पेनिट्रेट कर सके। सबसे पहले उसको शील्ड को पेनिट्रेट कर सके, आर्मर को पेनिट्रेट कर सके, देन इसके बॉडी को भी वो पेनिट्रेट कर सकता था। क्योंकि सारिसा का वेट काफ़ी ज़्यादा था, हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल था, इसलिए उसका अनादर एंड यानी उसके जो सारिसा के जो अनादर एंड हुआ करता था वो भी आइदर आयरन के बट से हुआ करता था या तो फिर ब्रॉन्ज के बट से उसको क्या किया जाता था, वेट को बैलेंस किया जाता था, ताकि अगर जब भी कोई सोल्जर उस सारिसा को लेके बैटलफील्ड पे लड़ने के लिए जा रहा हो तो वो उसको बड़े आसानी से नीचे की तरफ ग्राउंडिंग कर सकता था, यानी उसको ग्राउंड में एक पकड़ के उसको काफ़ी अच्छे से रख सकता था या फिर उसके थ्रू वो सारिसा को मेंटेन कर सकता था।
जाहिर सी बात है कि दोनों हाथ सारिसा को पकड़ने में, यानी उस स्पीयर को पकड़ने में लगने वाले थे लड़ाई के अंदर। तो प्रोटेक्शन के लिए कुछ था नहीं, तो जो भी उन्होंने जो शील्ड बनाए थे ऑलरेडी, जो फिलिप ने जो बड़ी शील्ड थी उसको छोटा कर दिया था, लाइट कर दिया था, जिससे वो बड़े आसानी से एक लेफ्ट हैंड के अंदर बांधी जा सकती थी, जिससे बॉडी के सामने शील्ड से उनका प्रोटेक्शन भी हुआ करता था और एक लंबे भाले के साथ सामने वाली आर्मी को बिना किसी तरीके से अपने करीब आए बड़े आसानी से रिपेल भी कर सकते थे, उन्हें मार भी सकते थे और उनके थ्रू अपने आप को डिफेंड भी कर सकते थे। तो कुछ इस तरीके से एक नए तौर पर फिलिप ने अपने एक नए यूनिट का डिज़ाइन तैयार किया था, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ थी। एक तो उनका छोटा शील्ड, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ था तो वो जो 16 से 23 फीट लंबा भाला जिसे सारिसा कहा जाता था। अभी सारिसा को बनाने के लिए 3 चीज़ें लगती थी। एक तो उसका वुड, जिसे कॉर्नल वुड के थ्रू बनाया जाता था, यानी कॉर्नल के जो पेड़ होते थे उनके थ्रू जो वुड आता था उसके थ्रू उसका जो मेन बॉडी उसको बनाया जाता था। साथ में जो ऊपर का जो उसका टिप था वो आयरन का था, तो आयरन भी मैसेडोनिया के अंदर इजीली अवेलेबल था, ब्रॉन्ज भी मैसेडोनिया के अंदर इजीली अवेलेबल था। तो इसके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और मेंटेनेंस के अंदर कोई इशू आने वाला नहीं था। तो इस प्रकार इस सिंपल से चेंजेस ने एक घातक हथियार बना दिया था, जिसको बनाने के लिए जितनी लंबी मात्रा चाहिए थी, क्वांटिटी भी अगर लगेगी तो वो बनाने के लिए जो बेसिक मटेरियल भी चाहिए था वो भी मैसेडोनिया के अंदर भरपूर मात्रा में अवेलेबल था। इससे फायदा मैसेडोनिया को काफ़ी हुआ। उनकी आर्मी जो एक वीक आर्मी हुआ करती थी, आने वाले वक्त के अंदर वो सबसे डेंजरस आर्मी बन गए। अब ये था कि अगर आप उस आर्मी को अगर देखोगे जो भी सारिसा लेके चल रहा है, तो अगर कोई एक पर्सन अगर सारिसा के साथ सामने 1 to 1 लड़ाई के अंदर जाएगा तो बड़े आसानी से मारा जाएगा। यानी एक पर्सन अगर सिर्फ सारिसा को लेके किसी के साथ लड़ने जाए, 1 to 1 बैटल हो, तो सारिसा का कोई महत्व नहीं है। यानी सारिसा वेपन को कैरी किए हुए लड़ने वाले चीज़ का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि एक तो वो लंबा था, काफ़ी बड़ा था, तो उससे आसानी से लड़ना बड़ा मुश्किल है। सारिसा का जो ताकत है वो है एक ग्रुप के अंदर, यानी जब नंबर ऑफ पीपल्स एक दूसरे के साथ एक प्रॉपर एक अलाइन के अंदर होकर आगे जाके दुश्मन के साथ लड़ेंगे, तब ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनता था। तो उस वक्त ग्रीक जो लड़ने की टेक्नोलॉजी यूज करते थे या लड़ने का जो एक तरीका यूज करते थे जिसे फैलेंक्स कहा जाता था या फैलेंक्स कहा जाता था, तो वही फैलेंक्स मैसेडोनिया के अंदर फिलिप ने भी कंटिन्यू किया। लेकिन अब फर्क सिर्फ ये था कि जब वो फैलेंक्स होप्लाइट्स बनाते थे तो वो छोटे स्पीयर के साथ बनाते थे। अब जो फैलेंक्स ये मैसेडोनियन आर्मी बनाने वाली थी वो लंबे भाले के साथ बनाने वाले थे, जो काफी अभेद था और जिससे लड़ना आसान नहीं था। अब फैलेंक्स के अंदर थोड़ा सा फर्क ये था, जो होप्लाइट्स का फैलेंक्स होता था वो बेसिकली सिर्फ सामने की तरफ शील्ड के तौर पे होता था। जो मैसेडोनिया के फिलिप्स का फैलेंक्स था वो काफी कंप्लीटली अलग था। सो फैलेंक्स बनाने का जो तरीका होता है वो बेसिकली कुछ इस तरह से आप इसको समझो कि मान के चलो 100 आदमियों का एक ग्रुप है, यानी 100 आदमी बेसिकली पहले फैलेंक्स के अंदर हुआ करते। फैलेंक्स एक बेसिकली यूनिट फॉर्मेशन है जो बैटल के अंदर यूज होता था उस वक्त के अंदर इस सारिसा के साथ। तो 100 आदमी है। अब ये 100 आदमी कुछ इस तरीके से खड़े रहेंगे जहां पे सामने वाले कॉलम के अंदर 10 रहेंगे और 10 रो के हिसाब से रहेंगे, यानी 10 सामने की तरफ और 10 इस तरह से, है ना, 10 यहां से 10 इस तरह से। सो कुल मिला के 100 लोग शील्ड के साथ और सारिसा स्पीयर के साथ एक यूनिट के हिसाब से बनते थे। ऑलमोस्ट 100 लोगों का एक यूनिट हुआ करता था। आगे जाके ये यूनिट 10 के जगह 16 का हुआ, यानी 16 लोग सीधा रेखा में और 16 लोग इस तरीके से रेखा में, यानी कॉलम और रो के हिसाब से 16-16 का डिवीजन हुआ करता था और कुल मिला के 256 लोगों का या मिनिमम 100 लोगों का एक फैलेंक्स हुआ करता था। अब फैलेंक्स के अंदर जो पहले 5 जो पंक्तियां होती थी, यानी जो पहले 5 रो होते थे, वो बेसिकली डायरेक्ट अटैक फॉर्मेशन के हिसाब से होते थे। यानी कि उनका जो भी उनको स्पीयर रखना है, यानी जो सारिसा रखना है, ये जो भाला उनके हाथ में रखना है वो सीधा ही रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है, ताकि जो भी सामने से जो आर्मी आने वाली है उन्हें वो ढकेल सके पीछे की तरफ या उनके आर्मर को पेनिट्रेट करके उनको मार सके।
है ना। तो जितने भी पहले 5 पंक्तियाँ के लोग थे, उनका काम हुआ करता था कि वो अपने भाले को सीधा हॉरिजॉन्टल रखे, जिससे किसी भी आर्मी को उन्हें मतलब उसके थ्रू उनको हरा के, यानी पहले पंक्तियों को हरा के आगे तरफ आना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। क्योंकि एक तो अगर आपने पहले किसी एक टॉप पहले पंक्ति के अगर किसी को अगर आपने बाईपास भी कर लिया, किसी तरह से लड़के आप आगे भी आए, तो उसके बाद भी पीछे से भाले आने वाले थे जो कि आपको या तो पीछे ढकल देंगे या तो आपको सीधा मार ही देंगे। क्योंकि इतने लंबे भालों के साथ लड़ना, क्योंकि देखो आप सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। अगर आप भालों को देखोगे और सामने वाले आर्मी की तरफ देखोगे, तो सबसे पहले उन्हें उन भालों को तोड़कर आगे आना होगा, फिर ही वो उन मेंस को मार सकते जो उन भालों को कैरी कर रहे थे। तो पहले 5 पंक्तियों का काम हुआ करता था कि वो भालों को हॉरिजॉन्टल रखे। उसके बाद जो अगली पंक्तियां आएगी, समझो 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर की जो पंक्तियां आएंगी, वो 45 डिग्रीज में अपने भालों को रखा करती थी, ऊपर की तरफ इस तरह से भाले को रखा करती थी, जिससे वो सामने से आने वाली कैवलरी को काउंटर कर सके। अगर कोई कैवलरियन तो घोड़े से उनके ऊपर अटैक कर रहा है, तो उसे वो काउंटर कर सके, चैरियट्स को काउंटर कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर समझो कोई एरोज अटैक हो रहा है उनके ऊपर, यानी उनके यूनिट के ऊपर आर्चर अटैक्स हो रहा है, तो उन आर्चर्स को भी उन स्पीयर के थ्रू लिटिल बिट प्रोटेक्शन मिलता था। आखिर के जो 2 पंक्तियां हुआ करती थी 9 और 10, उनका काम हुआ करता था कि वो स्ट्रेट भालों को अपने साथ रखे। तो इस प्रकार ये जो 10 पंक्तियां हुआ करती थी, यानी 10 जो रोज में वो लोग खड़े हुआ करते थे, इनका कुछ इस प्रकार था फैलेंक्स बनाने का फॉर्मेशन। इसमें से पहले जो टॉप के 2 या 3 पंक्तियां हुआ करती थी, वो काफी ज्यादा बेटर ट्रेन हुआ करती थी और बेटर आर्मर भी हुआ करती थी। उन्हीं को पेनेट्रेट करना बहुत मुश्किल था। लेकिन अगर सामने वाली आर्मी ने उन्हें पेनेट्रेट कर दिया, उन्हें मार दिया, तो उनकी जगह लेने के लिए उनके पीछे के लोग आगे आ करते थे। तो इस प्रकार जो पूरी फैलेंक्स थी, यानी जो 10 रोज की जो फैलेंक्स थी या 16 रोज की जो फैलेंक्स थी, वो काफ़ी तरीके के हिसाब से ट्रेन हुआ करती थी। टॉप के लोग बहुत ज़्यादा ट्रेन थे, उसके बाद पीछे के लोग थोड़े लो ट्रेन या फिर लो आर्मर हुआ करते थे, और इस प्रकार एक पूरी फैलेंक्स बना करती थी। और ये फैलेंक्स एक यूनिट फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे नंबर ऑफ यूनिट फॉर्मेशन एक वॉल क्रिएट कर देते, यानी एक आयरन वॉल बन जाती थी, जिससे पेनेट्रेट करना किसी भी आर्मी के लिए उस वक्त के टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। यही वो वजह थी कि जब सबसे पहले फिलिप्स ने इस सिंपल से आविष्कार को बैटलफील्ड पे यूज़ किया, तो उनकी आर्मी को हराना किसी भी ग्रीक स्टेट के आर्मी के लिए, या उस वक्त की कोई भी आर्मी उस वक्त के अंदर पूरी दुनिया के अंदर मौजूद थी, उनके लिए नामुमकिन सा बन गया था। क्योंकि इतने लंबे भालों के साथ सबसे पहले तो आर्मी उनके करीब पहुंच ही नहीं पाती थी, उनकी मेंस की तरफ पहुंच ही नहीं पाती थी, और वो बड़े आसानी से उनको मार सकते थे। यानी उनका तो कोई नुकसान होने वाला नहीं, वो सामने वाला का ही सिर्फ नुकसान कर सकते थे। इस सिंपल से सैरिसा का यूज करके फिलिप ने कई बैटल लड़े, और कई बैटल के अंदर उसने अपने आर्मी को जिताया, और इसके बाद मैसेडोनिया का जो कद था, जो एक वीक स्टेट से एक पावरफुल स्टेट के अंदर बदल गया। इसी एक सिंपल से इनोवेशन के साथ उनका एक बेटा आगे जाके एक मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर और हमारे पूरे इतिहास के अंदर एक बड़ा नाम बना। अगर आपको उस व्यक्ति का नाम पता है, कि फिलिप II के उस बेटे का नाम पता है, और उसने क्या किया था, उसका काफ़ी हद तक इतिहास हमारे भारत से भी जुड़ा हुआ है। अगर आप उनका नाम जानते हो तो आप प्लीज़ मुझे वो कमेंट बॉक्स पे बताइए कि उनका नाम क्या था, जो फिलिप II का बेटा था, जो आगे जाके इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ा नाम बना। और उसका सबसे प्रमुख अगर कोई हथियार था तो ये फैलेंक्स ही था, और फैलेंक्स के अंदर सैरिसा जो उसका स्पीयर था वो सबसे प्रमुख हथियार था। ठीक है, तो सैरिसा भले ही एक बेटर वेपन था उस वक्त के हिसाब से, लेकिन वक्त के साथ जैसे ही आगे वक्त बढ़ता है, हर चीज़ जितनी ताकतवर होती है उसकी कुछ कमियां भी होती है। तो सैरिसा की भी कमियां थी। सबसे पहली कमियां तो उसकी ये थी कि अगर वो कोई एक पर्सन उसको यूज कर रहा है तो वैसे ही वो बैटल के अंदर उतनी यूजफुल नहीं थी। उसकी ताकत थी एक ग्रुप के अंदर। अब सिंपल सी बात है कि एक ग्रुप के अंदर सैरिसा के थ्रू आपको अगर लड़ना है, वो ऑलरेडी इतना ओवरवेट है, वो काफ़ी लंबा है, तो उससे जो चलाने वाले लोग हैं वो सबसे पहले आपको तो हाईली ट्रेन चाहिए। काफ़ी उनकी ट्रेनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट थी कि सारे लोगों की ट्रेनिंग, यानी समझो अगर 100 का ग्रुप है तो 100 लोगों की ट्रेनिंग एक जैसी होनी चाहिए, वेल ट्रेन होने चाहिए, उन्हें नंबर ऑफ बैटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप बैटल पे चलते हो तो एक जैसी स्थिति आपको हमेशा नहीं मिलती। तो ये सबसे पहले उसका डिसएडवांटेज था कि वो एक पर्सन के हिसाब से अगर आप बड़े भाले को लेकर लड़ोगे तो वो किसी काम का नहीं था। सेकेंड, उसको
उसकी ताकत एक ग्रुप में थी, यानी ग्रुप की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट थी कि जितनी बेहतर ग्रुप की ट्रेनिंग होगी उतना ही वो ग्रुप बैटल के अंदर बेटर परफॉर्म कर पाएगा, उतने ही चांसेस होंगे उस आर्मी के जीतने के। उसके अलावा जो थर्ड उसका सबसे बड़ा लिमिटेशन ये आता है कि जब सारिसा जैसा यानी फैलेंक्स को आप यूज करते हो बैटल के अंदर, तो फैलेंक्स काफी रिजिड फॉर्मेशन है, यानी काफी हद तक एक बोलते कि डिफेंसिव फॉर्मेशन है कि आप ऐसा नहीं कि उसके साथ बड़े आसानी से कहीं पे भी जाके ऑफेंस कर सकते हो। इट इज अ डिफेंस फॉर्मेशन, एक स्ट्रक्चर के हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन में वो आगे बढ़ते हैं, तो जिस वजह से उनकी स्पीड काफी स्लो होती है, यानी वो उन्हें उतने ऊपर अगर उनको ऑफेंस करना है, उनको अगर अच्छे से अटैक करना है, तो वो सिर्फ अपने फाइलेंस के दम पे अटैक नहीं कर सकते, उन्हें ऑफेंस करने के लिए साथ में कैवलरी का भी सपोर्ट काफी ज्यादा लगेगा। अगर उनके पास कैवलरी ना हो तो सामने ले आर्मी उन्हें दोनों ओर से घेर कर या पीछे से घेर कर बड़े आसानी से मार सकती थी, और यही उनकी कमजोरी का फायदा आगे जाके रोमन्स ने लिया भी। तो रोमन्स लीजन के सामने फाइलेंस का परफॉर्मेंस यानी जो मैसेडोनियन आर्मी की जो तकनीक थी सारिसा के साथ फाइलेंस की, वो काफ़ी ख़राब साबित हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। साथ में ये इवन टेरेन के ऊपर तो काफ़ी बेटर था, यानी जब जमीन समतल हो तो यहाँ पे तो इससे बेहतर और कुछ नहीं, क्योंकि आप एक प्रॉपरली स्पीयर की एक वॉल खड़ी कर देंगे, एक आयरन वॉल खड़ी कर देंगे, जिसे आसानी से ना तो कैवलरी पेनिट्रेट कर सकती है सामने से, ना इन्फेंट्री कर सकते हैं, ना ही चैरियट कर सकते हैं, तो बड़े आसानी से आप उनको अपनी रक्षा करके उनको हरा सकते हो। लेकिन अगर समझो जमीन समतल नहीं है, वो अलग अलग है जमीन के, जहाँ पे थोड़ी सी अनइवन जमीन है, तो वहां पे ये फैलेंक्स को मेंटेन करना या इसके साथ लड़ना आसान नहीं है, जिस वजह से फैलेंक्स का जो एक आप बोल सकते हो कि परफॉर्मेंस है विद सारिसा काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो ये कुछ उसके जो है वो लिमिटेशंस है जिनके साथ सारिसा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उतनी इफेक्टिव साबित नहीं हो पाई। लेकिन चाहे जो भी हो, कई सदियों तक इस सारिसा के वेपन ने बैटल ग्राउंड पे अपना जो है वर्चस्व साबित किया। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो इसी प्रकार मेरे और भी वीडियोस आते रहेंगे। ये बेसिकली वेपन सीरीज का मेरा थर्ड वीडियो है। इसके साथ में एक टैक्टिक सीरीज भी कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें से ऑब्लिक ऑर्डर, डबल इन्वॉल्वमेंट टैक्टिक जिसे पिंसर मूवमेंट भी कहा जाता है, वो ऑलरेडी बन चुके हैं, और बहुत जल्दी मेरा थर्ड वीडियो इसी सीरीज के तहत आने वाला है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार जो मिलिट्री के अंदर यानी जो हमारी मिलिट्री हिस्ट्री के हिसाब से जितने भी कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हुए हैं उनके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड वीडियोज़ है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।